अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है बेटा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसकी पिछली वीडियोज़ में हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। तो आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप जानते हैं बेटा केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो स्टडी में आसानी के लिए केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम करते हैं और आपने इसके ब्रांचेस के नाम ज़रूर पढ़े होंगे, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री को आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसके नाम से। ठीक है, तो आज ब्रांचेस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली ब्रांच हमारे पास मौजूद है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक, फिर उसके बाद बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में टोटल 6 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी 5 ब्रांचेस को डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। तो अगर इसके नाम पे आप देखें तो फिजिकल का जो ताल्लुक है किससे है बेटा, फिजिक्स के ताल्लुक है। ठीक है, और फिजिक्स में हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं, तो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं बेटा लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, कुदरत के कवानीन का मुताला करते हैं। और केमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं, मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और उसके केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। तो जब क्या है बेटा फिजिक्स के कवानीन का हम इस्तेमाल करें केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, तो उस ब्रांच को कहते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो फिजिक्स के कवानीन को केमिस्ट्री पर अप्लाई करते हैं, वो ब्रांच कहलाती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो बेटा किताब से मैच नहीं करती, मैंने इसको तब्दील कर दिया है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी क्या है बेटा, ठीक है। तो डेफिनेशन है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स टू अंडरस्टैंड द केमिकल सिस्टम एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फिजिक्स के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके केमिकल सिस्टम और केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ये बात क्लियर हो रही। इसके अलावा बेटा इट एग्जामिन्स हाउ मैटर बिहेव ऑन द मॉलिकुलर लेवल एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है, तो एक एटम और एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उसी सतह पर एटम या मॉलिक्यूल किस तरीके से बिहेव करता है इसकी स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर बेटा अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक है, एक एटम है हाइड्रोजन, बहुत ही छोटा होता है, आप इसे देख नहीं सकते। तो अगर क्या है बेटा इसके ऊपर लाइट रेस पड़ती हैं, ठीक है, अगर इसके ऊपर क्या है बेटा लाइट रेस पड़ती हैं, तो क्या है बेटा हाइड्रोजन एटम के बिहेवियर में तब्दीली आएगी। चाहे कोई सा भी एटम, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, ठीक है, कोई सा भी एटम, अगर इसके ऊपर लाइट रेस पड़ती है क्या है बेटा उसके बिहेवियर में तब्दीली आएगी। अगर क्या है बेटा इसका टेम्परेचर हम रेस करते हैं, हीट एनर्जी फ्राहम करते हैं, इसका टेम्परेचर रेस करते हैं, तो इसके बिहेवियर में तब्दीली आएगी। तो इसी चीज़ की स्टडी हम किस में करते हैं बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो अभी तो बात हुई एटम की। इसी तरीके से मॉलिक्यूल भी है, वो बहुत छोटा होता है लेकिन एटम से तो बड़ा होता है। ठीक है, तो एटम या मॉलिक्यूल किस तरीके से बिहेव करता है मॉलिकुलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर, इसकी स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा हाउ केमिकल रिएक्शन अकर, और केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है, तो केमिकल रिएक्शन बेटा होता है दो एटम के आपस में टकराने से। ठीक है, दो एटम अगर आपस में टकराते हैं तो इसके नतीजे में क्या होगा बेटा, केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि बेटा अगर एटम टकराए तो केमिकल रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन कब होगा और कब नहीं होगा, तो इसकी स्टडी भी किस में करेंगे बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। तो थोड़ी बहुत बातें मैंने आपको बताई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत एक बड़ी ब्रांच है, तो तमाम बातों को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो जो मैंने बताया आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक से मुराद है बेटा नेचुरल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं बेटा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितने भी कंपाउंड्स हासिल होंगे वो क्या होंगे बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा आप लेबॉर्ट्री में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचानते किस तरीके से, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है बेटा, उसका जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है बेटा कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन एलिमेंट है वो क्या है बेटा, कार्बन। तो ऐसे एक कंपाउंड जो कार्बन कंटेनिंग है, जिसमें कार्बन क्या है बेटा एक बैकबोन का किरदार अदा करता है, ऐसे कंपाउंड की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जो कंपाउंड होंगे उसमें सिर्फ कार्बन तो मौजूद नहीं होगा, उसमें कार्बन के अलावा दूसरे नंबर पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन मौजूद होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के बाद जो दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा एलिमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है,
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं और उसके डेरिवेटिव्स यानी कि बेटा जो हाइड्रोकार्बन से दूसरे कंपाउंड जो तैयार होते हैं। ठीक है, तो अब आज बेटा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, ये एक आम सी बात है। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो मैंने आपको बताया कि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बैकबोन है वो क्या है बेटा, कार्बन है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन। तो तभी कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। लेकिन ऐसा नहीं कि बेटा सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होंगे, इसके अलावा और भी एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। तो ये भी मौजूद हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन ज़्यादा क्या होंगे बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड है बेटा जिसमें कार्बन तो मौजूद होगा लेकिन हम उसकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। तो देखें बेटा, एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स। यानी ऑक्साइड से मुराद है बेटा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन इसकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। इसी तरीके से एक और कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है बेटा, इसमें भी कार्बन तो मौजूद है लेकिन इसकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। इसकी भी कुछ वजूहात है लेकिन वजूहात को हम डिस्कस नहीं करें क्योंकि अभी आप बुनियादी लेवल पर मौजूद हैं। इसके अलावा बेटा कार्बोनेट्स, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स, इसको आप याद रखिएगा। मामला को कॉम्प्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टडी क्या करते हैं। ये मैंने आपको मिसालें बताई ताकि आप इसको याद रख सकें, इससे ज़्यादा याद रखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा कवर किस चीज़ों को करती है, तो जैसे कि बेटा गैसोलीन, पेट्रोलियम को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करती है। तो पेट्रोलियम कंपाउंड जितने भी आपके पास मौजूद है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ठीक है, इसके अलावा और भी है हमारे पास। तो ये क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनकी जो बैकबोन है वो क्या है बेटा, कार्बन है। ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन नहीं मौजूद होते हैं। तो गैसोलीन क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर। तो गैसोलीन की जो स्टडी होगी इसमें होगी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो गैसोलीन की बेटा क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कोई पेट्रोल पंप जाए तो वहाँ पे जो पेट्रोल होता है बेटा वो दो मयार का होता है। ठीक है, एक पेट्रोल जो है वो सस्ता होता है, एक पेट्रोल जो है बेटा वो महंगा होता है। तो सस्ता और महंगा होने की वजह यह है कि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके हम पेट्रोल की क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करते हैं जिससे हमारा इंजन जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट, डाइज, फूड्स एंड फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस एंड मेडिसिन आर स्टडीड इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्लास्टिक्स आप देखते होंगे बेटा मुख्तलिफ़ किस्म की मौजूद है। कुछ प्लास्टिक्स ऐसी हैं बेटा जो कि लोहे की मानंद मजबूत होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर जितने सन रेस पड़ जाए लेकिन वो ख़राब नहीं होती। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बदौलत ही हमारे पास क्या है बेटा मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्लास्टिक्स है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कुकर में देखें, कुकर में एक प्लास्टिक लगा हुआ होता है तो कुकर कितना गर्म हो जाता है लेकिन प्लास्टिक जो है वो नहीं पिघलती। ठीक है, इसी तरीके से जो नॉन स्टिक फ्राई पैन होता है उससे भी जो प्लास्टिक लगी हुई होती है आप उसको गर्म करें लेकिन प्लास्टिक पे कोई असर नहीं पड़ता है, प्लास्टिक जो है वो नहीं पिघलती। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदद से ही हम यहाँ तक पहुँचे। जैसे कि बेटा डाइस, जो कपड़ों में कलर करते हैं उन्हें डाइस कहते हैं। तो कुछ डाइस जो है बेटा वो कपड़ों में एक धुलाई के बाद निकल जाते हैं और कुछ डाइस जो है वो नहीं निकलते हैं। ठीक है, जो अच्छे डाइस होते हैं वो कपड़ों के साथ अच्छी बॉन्ड बनाते हैं तो धोने के बावजूद भी वो फ़ौरन से नहीं निकलते। इसी तरीके से बेटा फूड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फूड्स की प्रिजर्वेशन करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से फूड में कुछ एडिटिव्स शामिल करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, सॉल्ट्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बदौलत ही हमें पता चलता है कि हमें क्या इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से बेटा जो नेचुरल गैस, मेडिसिन की तैयारी, मेडिसिन की डेवलपमेंट, मेडिसिन की रिएक्शन को समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कारआमद चीज़। ठीक है, तो अगली ब्रांच है बेटा हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो खिलाफ होगा वो क्या होगा बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जिस चीज़ की स्टडी हम ऑर्गेनिक में करेंगे तो उस चीज़ की स्टडी हम इनऑर्गेनिक में नहीं करेंगे। तो ऑर्गेनिक में हम स्टडी करते हैं बेटा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की। ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे किसकी बेटा, तमाम एलिमेंट्स की करेंगे। तो ये देखें बेटा ये एक पीरियोडिक टेबल है, इसमें टोटल अब तक 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो इन तमाम एलिमेंट्स की हम स्टडी करेंगे अलग-अलग और इससे बनने वाले कंपाउंड्स की भी स्टडी करेंगे। ठीक है, बस शर्त ये कि वो कंपाउंड ऐसे हो उसमें क्या बेटा कार्बन मौजूद ना हो। ठीक है, बस शर्त ये है कि वो हाइड्रोकार्बन ना हो, बस शर्त ये है कि बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो। बात क्लियर हो रही है। तो डेफिनेशन बेटा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट
एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी नहीं करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब इसके अलावा देखिए बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किन किन फील्ड्स को कवर करती है। इट इज एप्लीकेबल इन ऑल एरियाज ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास इंडस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, सीमेंट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई काम नहीं है, सीमेंट में किसका काम बेटा इनऑर्गेनिक का काम है। इसी तरीके से बेटा सिरेमिक्स, ठीक है, जो मट्टियों से मुख्तलिफ जो चीज़ें जो है हम तैयार करते हैं, मट्टियों के बर्तन, वॉश बेसन, ठीक है, तो जो है बेटा सिरेमिक्स से बनते हैं। इसी तरीके से मेटलर्जी में बेटा धातु को साफ़ करने के अमल को मेटलर्जी कहते हैं, जिसमें हम धातु को क्या करते हैं बेटा प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में क्या है बेटा हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा जो इसकी लिस्ट है बहुत वसी है, लेकिन तमाम को डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये 3 ब्रांचेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले 3 ब्रांचेस डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास है बेटा बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो अब स्टडी करने जा रहे हैं बायो केमिस्ट्री के हवाले से। तो जैसा कि आप जानते हैं बायोलॉजी में स्टडी करते हैं लिविंग थिंग के बारे में, और केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं मैटर की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसमें होने वाली चेंजेस की स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है बेटा बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। तो बायोकेमिस्ट्री हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनका ताल्लुक किससे होता है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा उन कंपाउंड्स का ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म से है तो क्या है बेटा बॉडी में केमिकल प्रोसेस भी होंगे, और उस केमिकल प्रोसेस के क्या है बेटा कुछ असरार भी होते हैं लिविंग बॉडी पे। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी किस में करेंगे बेटा बायोकेमिस्ट्री में करेंगे, ठीक है। तो बेटा जो कंपाउंड क्या है बेटा इंसानों में या किसी जानवरों में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं बेटा बायोमॉलिक्यूल्स। तो आपने बेटा कुछ बायोमॉलिक्यूल्स का नाम ज़रूर सुना होगा, जैसे कि बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, इसके अलावा बेटा न्यूक्लिक एसिड या वाइटामिन का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो बेटा ये कहलाते हैं बेटा बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। तो अगर क्या है बेटा इन बायोमॉलिक्यूल्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, ठीक है, या इसके केमिकल रिएक्शन में कोई डिसऑर्डर या ख़राबी वाक़ई हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या है बेटा कोई लिविंग थिंग मुख्तलिफ बीमारियों का क्या है बेटा शिकार हो जाएगा, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री डील विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कवर्स ऑल द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड स्टडी करते हैं बेटा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, और बायोकेमिस्ट्री कवर करती है बेटा केमिकल प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है। अगर हम क्या है बेटा कोई ग़िज़ा मुंह में लेते हैं तो वहाँ से क्या है बेटा केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है और आखिर तक केमिकल प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है, ठीक है। तो तमाम जो केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है उसकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री में होगी, जैसे कि बेटा सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। तो अगर क्या है बेटा आप कार्बोहाइड्रेट्स लें, प्रोटीन लें, लिपिड्स लें, तो ये क्या है बेटा हमारी बॉडी में जाने के बाद मुख्तलिफ क्या है बेटा प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। ये बात क्लियर हो रही, ठीक है। तो बेटा अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाए, प्रोटीन्स की कमी हो जाए, लिपिड्स की कमी हो जाए, इसके अलावा बेटा न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास आता है बेटा DNA, RNA, ठीक है। इसके अलावा बेटा वाइटामिन भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा इनकी हमारी बॉडी में कमी हो जाए या इनके केमिकल रिएक्शन में कोई ख़राबी वाक़ई हो जाए, तो इससे क्या है बेटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक ख़तरनाक असरात जो है वो मुरतब होते हैं, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा अगर आप अपनी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट ना लें तो क्या है बेटा हम जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो काम है उसको अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसी तरीके से अगर क्या है बेटा अगर हम प्रोटीन की इंटेक ना करें तो हमारे जो बेटा मसल्स हैं वो क्या है बेटा वीक पड़ने लग जाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से बेटा अगर लिपिड्स में हमारे पास आते हैं बेटा फैट्स एंड ऑयल, तो अगर क्या है बेटा अगर फैट्स एंड ऑयल को हम इस्तेमाल नहीं करें तो हमारी बॉडी में क्या है बेटा वाइटामिन की जो एब्जॉर्प्शन है वो मुतासिर होगी, और इस तरीके से बेटा जो हार्मोन का बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा DNA, RNA में भी क्या है बेटा इनमें ख़राबी वाक़ई हो सकती है, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा DNA या RNA में कोई ख़राबी वाक़ई होती है तो इसके भी जो असरात है वो लिविंग बॉडी पे पड़ते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी किस में करेंगे बेटा बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। तो अगर हम क्या है बेटा इनकी स्टडी करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ हल भी ज़रूर निकलेगा, ओके। तो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री से हम समझते हैं कि बेटा हम किसी भी फूड से या किसी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जो है वो किस तरीके से हासिल करते हैं, ठीक है। तो कभी भी बेटा आप कोई प्रोडक्ट उठाएंगे तो उसके पीछे क्या है बेटा उसका एनर्जी कंटेंट जो है वो लिखा होता है। अगर आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास उस प्रोडक्ट से कितनी एनर्जी जो है वो हासिल होगी, ठीक है। तो कभी भी बेटा आप कोई पैक प्रोडक्ट खरीदे तो उसके पीछे ज़रूर देखिएगा इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपको कितनी एनर्जी जो है वो हासिल होगी, ठीक है।
इसके अलावा बेटा बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमें मदद करती है किसमें बेटा, हाउ डिसऑर्डर और डिफिशिएंसी ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल कॉज डिजीज। ठीक है, तो हमारे बॉडी में अगर क्या है बेटा बायोमोलिक्यूल्स की कमी हो जाए या इनके केमिकल प्रोसेस में डिसऑर्डर हो जाए तो हमारी बॉडी पे किस तरीके से नुकसान पहुंचता है, इनकी स्टडी किस में करेंगे बेटा, बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या लिपिड हो या विटामिन हो, तो इनका एतदाल जो है बेटा एक इंसानी बॉडी पे कायम रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर क्या बेटा अगर इनकी ज़्यादती भी हो जाए तो बॉडी पे इसके भी ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा विटामिन हमारे लिए फ़ायदा है तो इसको बहुत कसरत से इस्तेमाल करने लग जाएं कि बेटा जो इसकी मिकदार है हमारी बॉडी में बढ़ जाए। तो अगर क्या बेटा इनकी मिकदार भी हमारे बॉडी में एक्सेस होगी तो इनका भी क्या है बेटा नुकसान होगा। तो इन तमाम बातों के बारे में जो हमें पता चलता है बेटा, किससे पता चलता है बेटा, बायोकेमिस्ट्री से पता चलता है। तो अब पढ़ लेते हैं बेटा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के हवाले से। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम ऐसे केमिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं बेटा जो कि इस्तेमाल होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी बड़े पैमाने में किसी प्रोडक्ट की तैयारी के लिए। ठीक है, तो कोई सी प्रोडक्ट बेटा आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं और इंडस्ट्री में भी तैयार कर सकते हैं। बस फ़र्क ये होता है बेटा जो प्रोडक्ट आप घर पे तैयार करते हैं, छोटे पैमाने पे करते हैं, उसके ऊपर जो है बेटा वो खर्च ज़्यादा आता है। ठीक है, और जब उसी प्रोडक्ट को किसी इंडस्ट्री में तैयार करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसे तरीक़ेकार को अपनाया जाए कि बेटा जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो वो सस्ती हो और बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, तो किसी भी इंडस्ट्री को लगाने का मकसद ये होता है कि बेटा पैसे कमाना। ठीक है, तो अगर हम इंडस्ट्री लगाएं और प्रोडक्ट क्या है बेटा महंगे तरीके से तैयार करें तो वो इंडस्ट्री लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ऐसे केमिकल प्रोसेस को दरियाफ्त किया जाता है जो कि क्या है बेटा कॉस्ट एफिशिएंट हो, ठीक है, और इकोनॉमिकल हो और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करें। ओके, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट। तो सिंथेटिक प्रोडक्ट से यहाँ से मुराद है बेटा हमारे पास कुछ प्रोडक्ट नेचुरली भी मौजूद होते हैं, लेकिन जो नेचुरली प्रोडक्ट मौजूद होते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है। ठीक है, वो अवामी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। तो इससे निपटने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सिंथेटिक प्रोडक्ट की तैयारी करते हैं बेटा किसमें, इंडस्ट्री में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। जैसे कि बेटा फर्टिलाइज़र, पहले क्या है बेटा काऊ डंग इस्तेमाल किया जाता था एग्रीकल्चर में। ठीक है, लेकिन आजकल क्या इस्तेमाल किया जाता है बेटा, केमिकल फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र क्या है बेटा, सिंथेटिक है, जबकि जो काऊ डंग है वो क्या है बेटा, नेचुरल है। लेकिन काऊ डंग की जो तादाद है वो इतनी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, और इसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या है बेटा मसला आता है, जबकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत आसान हो जाती है और इसको आप वाफिर मिकदार में प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे क्या है बेटा जो फसल की ग्रोथ है वो ठीक रहती है। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र क्या है बेटा, एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो नेचुरल मौजूद है, उससे क्या है बेटा ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं हो सकती। इसके अलावा बेटा ग्लास इंडस्ट्री। ठीक है, तो ग्लास मेकिंग प्रोसेस में भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक अहम किरदार है। इसी तरीके से बेटा सीमेंट इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, इसके अलावा बेटा पेपर इंडस्ट्री है। ठीक है, इसके अलावा डाइज इंडस्ट्री है, डाइज एंड पेंट इंडस्ट्री। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये तमाम इंडस्ट्री एंड तमाम इंडस्ट्री में क्या है बेटा केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ऐसे केमिकल प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉस्ट एफिशिएंट हो और जो कि बेटा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो सके। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो रही। तो अब स्टडी कर लेते हैं बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। तो जैसा कि आप जानते हैं एक एटम में न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ऐसा एटम जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो तो उसमें क्या है बेटा वक्त के साथ न्यूक्लियर चेंज आता है। ठीक है, और इस चेंज की वजह से क्या है बेटा उसमें से इनविजिबल रेडिएशन निकलती है। तो जैसे कि आपने बेटा कभी इनविजिबल रेडिएशन का नाम सुना हो जो कि ख़तरनाक होती है, उसमें है बेटा एक्स रेस, अल्फ़ा रेस, बीटा रेस, गैमा रेस। ठीक है, ये रेस क्या है बेटा न्यूक्लियर चेंज की वजह से किसी एटम के न्यूक्लियस से निकलती हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इनके क्या असरात हैं, इन तमाम चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं बेटा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द न्यूक्लियर प्रोसेस। तो बेटा किसी एटम के जो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर चेंज आता है, न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, उसकी स्टडी किस में करेंगे बेटा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी कहते हैं बेटा रेस निकलने के अमल को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो बेटा क्लास 8 केमिस्ट्री में आपने रेडियो एक्टिव रेस के बारे में पढ़ा, जैसे कि अल्फ़ा रेस, बीटा रेस, ठीक है, गैमा रेस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये रेस क्या है बेटा न्यूक्लियस में चेंजेस होने की वजह से रिलीज़ होती है। तो इन तमाम रेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं बेटा किसमें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। वैसे तो आमतौर पे ये रेजेस क्या है बेटा बहुत ख़तरनाक है लिविंग बॉडी के लिए। ठीक है, लेकिन इन रेजेस को हम इंसानी फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ये बात क्लियर हो रही। ठीक है,
तो ऐसे एलिमेंट जिसमें से क्या है बेटा रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, वैसे एलिमेंट को कहते हैं बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं बेटा इंसानी फ़ायदे के लिए, जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिख लीजिएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूज इन मेडिसिन। तो वैसे तो बेटा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खतरनाक है, अगर मैं यहाँ रख दूँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को तो इसमें से क्या है बेटा रेस निकलेगी जो कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी और हमारे सेल्स को क्या है बेटा मुतासिर करेगी। ठीक है, लेकिन क्या है बेटा इनका इस्तेमाल हम इंसानी फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूज इन मेडिसिन एज अ डायग्नोस्टिक टूल। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टूल कहते हैं बेटा किसी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा किसी बीमारी को जांचने के लिए। ठीक है, इसके अलावा बेटा किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बेटा कैंसर। ठीक है, लेकिन ये अमल इतना आसान नहीं, इस अमल को बहुत ही केयरफुली से करना होता है, जिसके क्या है बेटा कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। इसके अलावा बेटा फूड की प्रिजर्वेशन यानी किसी फूड को महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कोई सा भी फूड जो है वो ख़राब क्यों हो जाता है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो बेटा ऐसे पावर प्लांट जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, और ऐसे प्लांट जो कि पानी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उनको कहते हैं बेटा हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, और ऐसे पावर प्लांट जो कि कोयले को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उनको कहते हैं बेटा कोल पावर प्लांट। ठीक है, तो ऐसे पावर प्लांट जो कि क्या है बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उनको कहते हैं बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो वैसे तो बेटा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इनको क्या है बेटा धमाका खेज मवाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है ये बेटा इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके जो दुनिया में जो बिजली यानी तवानाई की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके और इस तरीके से मुल्क को डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा जो 6 ब्रांचेस आपको मैंने इस वीडियो में बताई वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, आने वाली वीडियोस में हम बकिया 5 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।